सबसे पहली कमांड कौन सी होती है? पहली कमांड है गिट ऐड। इननेट फायरबेस में होता है, सही है। गिट ऐड पहली कमांड होती है, गिट ऐड। तो यहाँ पे मैं इस प्लस को क्लिक करूंगा। जब मैंने प्लस को ऐड किया तो ये चेंजेस से बदल के क्या आ गया? स्टेज चेंजेस। तो मतलब गिट ऐड वाली जो कमांड थी वो चल गई। दूसरी कमांड क्या होती है? तो मैंने कोई भी एक मैसेज लिखा, जो मुझे मैसेज लिखना था, और मैंने किसको क्लिक कर दिया? कमिट को। जब मैंने कमिट को क्लिक किया तो ये गायब हो गया। इसका मतलब है कि गिट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने चेंजेस किए थे, लेकिन उस चेंजेस को आपने क्या कर लिया है? ऐड करके कमिट कर दिया है। ठीक है, मतलब आपने गिट की मेमोरी में उसको सेव करा लिया है, लेकिन अभी हमें उसको कहाँ भेजना है? गिटहब। गिटहब भेजना है। तो गिटहब भेजना है तो वो नीचे सामने छोटा सा सर्कल है, उसको मैं प्रेस करूंगा, ओके को प्रेस करूंगा, और ये गोल गोल घूमेगा और थोड़ी देर में रुक जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा काम सेव चुका है, हो चुका है, और हमारी जो गिटहब रेपोजिटरी है वो अपडेट हो चुकी है। अच्छा, ये गिटहब रेपोजिटरी अब पब्लिक है, सही है। ये गिटहब रेपोजिटरी क्योंकि पब्लिक है तो आप अपना ये वाला कोड मेरे गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं, सही है। मेरे गिटहब का लिंक पता है आप सबको? आप सिंपल जाएंगे github.com/akhlaq1, सही है। आप अखलाक 1 में जाएंगे, ऊपर रेपोजिटरीज में क्लिक करेंगे। आप रेपोजिटरीज में जाएंगे तो आपको वेब डेव फ्री प्रैक्टिस के नाम से ये मिलेगी। अभी देखें वो क्या बता रहा है, अपडेटेड 30 सेकेंड्स अगो, उसको यानी कि चेंजेस मिल गए। आपने इस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर आके क्या करना है, और डाउनलोड। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप करें डाउनलोड जिप, या आप क्या करें, किसी को पता है ये कैसे होगा? कैसे होता है? गिट क्लोन और ये वाली लिंक, ये बात सबको पता है क्या? इसको आप ऐसे क्लिक करते हैं और आप कमांड में जाके जिस फोल्डर में आपने सेव कराना है वहां पे लिखते हैं, इस वाला जो यूआरएल है पूरा का पूरा पेस्ट कर देते हैं और एंटर दबा देते हैं। जब आप एंटर दबाएंगे तो ये वाली जो पूरी रेपोजिटरी है आपके उस फोल्डर में क्या हो जाएगी? सेव। अब इसका फायदा क्या है? मैं डाउनलोड जिप जिप क्यों नहीं चाह रहा, ये क्यों चाह रहा हूँ? इसका फायदा ये है कि जब आप इस तरीके क्लोन करते हैं, इस तरीके से आप काम करेंगे, तो उसके बाद जब भी आप सुबह को आके, एक दिन क्लास हुई, आप अगले दिन आप देखना चाह रहे थे कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया था, तो आपको अब क्या करना है, वो जो नीचे सर्कल है ना, उसको बस एक दफ़ा क्लिक कर देना है। आप उसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे ना, ये दोबारा से घूमेगा और जो नई मेरी चेंजेस होगी वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अगर आप उसको ये डाउनलोड जिप करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेंगी, आपको फिर आके इसको क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड जिप। तो उसका इतना अच्छा फ़ायदा है कि आप क्रोम उसमें खोलेंगे, नीचे उस सर्कल को दबाएंगे, वो सारी चेंजेस दोबारा से सिंक कर लेगा। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे? ये डिफरेंट डिफरेंट आपके चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप गिटहब को कनेक्ट करते हैं। एसएसएच जो है बेसिकली आपका ये लिनक्स टर्मिनल होता है, जिसके थ्रू आप रिमोट कंप्यूटर जो पड़ा हुआ होता है कहीं पे डेटा सर्वर पे कहीं पे, उससे आप कनेक्ट करते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा है? मतलब सॉरी, सुना है, पढ़ा तो जाहिर सी बात है सुना ही होगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है वो आप इससे इससे कनेक्ट करते हो, सही है। आप गिटहब CLI, इनकी खुद की एक CLI है गिटहब वालों की, अगर आपके पास वो डाउनलोडेड है तो आप उसको इससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने अलग अलग मेथड्स जिसके थ्रू आप इसको क्लोन कर सकते हैं वो बताए हुए हैं, लेकिन सबसे पहला जो सबसे ईजी है वो क्या है? गेट क्लोन। तो ये चेंजेस ऐसे थी। अब यहाँ पर आके हम कर लेते हैं और न्यू फाइल बनाते हैं। इधर हम लिख लेते हैं कस्टम font.html। अच्छा, कस्टम फॉन्ट डाउनलोड कर लेते हैं। हम HTML लिख लेते हैं 5, सही है। यहाँ पे हम बना लेते हैं स्टाइलिंग, बल्कि यहाँ पे H1 बना लेते हैं। H1 भी नहीं बनाते, अगर हम H1 बनाएंगे तो H1 की अपनी कुछ बोल्ड वगैरह स्टाइलिंग होती है, तो हम P बनाते हैं और P में हम लॉरम दे देते हैं 30। एक मेरे पास पैराग्राफ आ गया।
अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ स्टाइल। अब स्टाइल में मैं सिंपल अपने कोड पे आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर वो हमसे पूछेगा कि आपको कौन सा वाला आपको कौन सा चाहिए फॉन्ट। सही है। अब इसको हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, ये आप ये पढ़ रहे हैं SRC। SRC ये कहीं और भी इस्तेमाल होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इमेज में। सही है। इसका मतलब है कि इधर आप अगर आपकी फॉन्ट की फाइल कहीं और पड़ी हुई है, मतलब कहीं सर्वर पे पड़ी हुई है, आप उसको वो लिंक भी दे सकते हैं, या आप इसको अपना रिलेटिव या एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हैं। किसी को याद है रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ किसको कहते थे, क्या होता है? आप सही बता रहे थे, बीच में रुकी हुई है। मैंने क्या दिया है? भाई सही कह रहे हैं। सही है। एक तो ये तरीका है कि मैं हर फोल्डर में गया हूँ, वहाँ से पता नहीं क्या क्या उठा के लाया हूँ, पहले इसको देख लेते हैं चलता भी है या नहीं। क्योंकि इधर एक मसला है जो कि विंडोज़ बहुत ज़्यादा करता है, विंडोज़ में बहुत ज़्यादा होता है। आप इस पाथ को देख रहे हैं, इस पाथ में जो फोल्डर का नाम है उसके उसमें फोल्डर के नाम में क्या चीज़ें दी हुई हैं, स्पेसेस। प्रोग्रामिंग में एक चीज़ पढ़िए, आप पढ़ेंगे कि भाई जब भी आप कोई पाथ देना प्रोग्रामिंग के अंदर, तो कोशिश किया करें कि उसके जो फोल्डर जोन में स्पेसेस ना दे। स्पेसेस की जगह आप कुछ भी दे दें, आप स्पेसेस की जगह अंडरस्कोर दे दें, डैश दे दें, मसला नहीं है, लेकिन क्या ना दे, स्पेसेस, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग को ब्रेक कर सकती है। अब यही मसला मैंने बहुत ज़्यादा देखा है किसमें, आपके विंडोज़ में। विंडोज़ सबसे ज़्यादा करता है, आपका वो पाथ गलत पढ़ लेता है। लेकिन अब देखते हैं कि अगर ये चलता है कि नहीं। अब यहाँ पे किस पे लगा लगा देंगे हम लोग। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की, यहाँ पे हम फॉन्ट फैमिली नाम खुद बना रहे हैं। ये नाम हमने बनाया है, माई फर्स्ट फॉन्ट। मैं इसको कुछ भी कह सकता हूँ, हेलवेटिका बोल दूंगा तो भी इसको उठाना चाहिए। एक हम काम करते हैं, इसको ज़रा ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। कोई चेंजेस हैं, इसका मतलब है कि वो फाइल को रीड नहीं कर पा रहे। अब इसका ये तरीका है कि आप सबसे पहले एरर्स को हटाने के लिए आप सिंपल करें, फॉन्ट्स में आए, जो आपको फॉन्ट चाहिए पहले तो इसको उठाएं और आप अपने जो फोल्डर है जहाँ पे आपकी HTML पड़ी हुई है वहाँ पे इसको लेकर आएँ। आई थिंक ये वो फोल्डर नहीं है, सॉरी, CSS में है वो। और इसका नाम अगेन, इसके नाम में क्या दिए हुए हैं, स्पेसेस। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, सिर्फ हेलवेटिका अंडरस्कोर न्यू। सही है। और यहाँ पे आके मैं ये मिटा दूंगा और मैं इसको दूंगा हेलवेटिका अंडरस्कोर न्यू डॉट TTF। तो ये पूरा पूरा जो कोड है आपने देखा, मैंने W3 स्कूल से कॉपी किया है। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, @font face। अच्छा, आपको ये दिख रहा होगा कि ये नॉर्मल CSS से थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मल CSS में हम सबसे पहले क्या लिखते थे, सिलेक्टर। सही है। फॉन्ट फैमिली CSS में हम नॉर्मली पहले लिखते थे सिलेक्टर। यहाँ पे कोई भी सिलेक्टर नहीं है, बल्कि पहले क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट फेस। तो ये इसकी CSS की अपनी बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, जो कि आपका फॉन्ट बनाने की के लिए आपको ये दी गई है। आप अपना फॉन्ट बना रहे हो बेसिकली, तभी आपने फॉन्ट फैमिली में आपने अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं। आप इधर अपना नाम दे दें, कोई भी दे दें जो आप चाहते हैं कि आपके फॉन्ट का नाम हो। यहाँ पर आप SRC के अंदर आप URL का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब ये फंक्शन क्या होता है ये आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, और इसके अंदर आप बेसिकली क्या पास करते हैं कि ये किस फाइल से उठाना है। बात समझ आ रही है? अब ज़रा हम आते हैं और हमने ये पी लगाया हुआ है, और अब आपको दिख रहा है कि थोड़ा फॉन्ट चेंज हो गया। अब ये फॉन्ट कहाँ से उसको मिल रहा है,
उस फाइल से, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो डाउनलोडेड फ़ॉन्ट है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ॉन्ट आपकी वेबसाइट के साथ 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 जाएगा। अगर ये फाइल गलती से भी डिलीट हुई तो क्या हो जाएगा, आपका फ़ॉन्ट काम नहीं करेगा। अगर आप इस पर देखेंगे, फ़ॉन्ट को आप हटा दें तो ये इस तरीके से दोबारा वापस आ जाएगा, सही है। लेकिन इन्होंने आपको बताया हुआ है कि भाई जब भी आप ये काम करो तो एक हमेशा से सेकंड आपका जो ऑप्शन हो वो दे दिया करें, सही है। इस तरीके से आप कोई भी दुनिया की वेबसाइट्स हैं, असल में जो पहले के फ़ॉन्ट होते थे ना, पुराने जो फ़ॉन्ट्स होते थे, वो उसकी आपको फ़ाइल मिल जाती है। अगर आप सर्च करेंगे ना, आपको पता लगेगा कि ज़्यादातर जो आपके फ़ॉन्ट मिलेंगे यूनिक यूनिक से, बिल्कुल यूनिक से, वो किसकी उस पर आते हैं, फाइल में। नहीं, क्योंकि गूगल फ़ॉन्ट तो सिर्फ वो रख रहा है जो पॉपुलर है, जो गूगल फ़ॉन्ट को पता है कि नॉर्मली यूज़ करते हैं, उसको अपने वेबसाइट पे कचरा नहीं करना है। इतनी ज़्यादा फ़ॉन्ट हो जाए कि लोगों को समझ में ही ना आए क्या इस्तेमाल करें। इस तरीके से अगर आपको कस्टम फ़ॉन्ट इस्तेमाल करनी है तो आप कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? वैसे बहुत सिंपल सी चीज़ है, अब तक आप लोगों को कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं की। चले, ठीक है। हाँ, न्यूज़ है। नहीं है, नहीं, मैंने जब मैं आपको वो फ़ॉन्ट गूगल फ़ॉन्ट वाला बता रहा था ना, तब मैंने आपको बात कही थी कि ये आप खुद से करने की कोशिश करें, लेकिन शायद आप ये भी भूल गए होंगे। मैंने बोला था, मैंने बोला, मुझे याद है, मैंने बोला, मैं क्योंकि मैं हर बैचेस को यही बोलता हूँ, मुझे याद है। अच्छा, इस पे एक और चीज़ हम देखते हैं अभी। एक आपके पास है मीडिया क्वेरी। अब मीडिया क्वेरी जो है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये थोड़ा दिखती है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपने अभी अभी फॉन्ट फेस देखा, सही है। अब ये थोड़ी सी ना निराली सी प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं। हम स्टाइल में आते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अभी इसको ना पढ़ें, मुझे बताएं कि इसने क्या दिया हुआ है बॉडी में, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो थोड़ा डार्क करते हैं ताकि हमें दिखे। तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है, ब्लू हो गया है, सही है। तो ये तो एक्सपेक्टेड था, आप बॉडी पे बैकग्राउंड कलर ब्लू देंगे तो यही होना था। तो ये जो चीज़ थी इसका क्या फ़ायदा हुआ। अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हम छोटा करते गए करते गए करते गए, ये तो बिल्कुल ही नीचे गया। अब क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर गायब हो गया। लेकिन इससे एक और अच्छा तरीका है, अभी अभी आएगा आएगा। अब ज़रा इसको नोट कीजिएगा, तो हम करते हैं 100%। अब ये आपका स्क्रीन है जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है। अभी ये थोड़ी सी इसकी साइज़ कम है, अभी टेंशन ना लें, बड़ी हो जाएगी। अभी इधर 348 है। अब समझ आ रहा है क्या हो रहा है। मतलब है कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल। का मतलब है वाला जो कोड है कब तक एप्लीकेबल है, 600 पिक्सल्स तक। जब तक आपकी स्क्रीन 600 पिक्सल तक है तब तक ये कोड चलेगा। जैसे ही आपकी स्क्रीन 600 से बढ़ेगी ये कोड नहीं चलेगा। आप तो वो तो चेंज कर सकते हैं ना, बस इसको आपको समझने की क्या ज़रूरत है। इसको हम क्या कहते हैं, मीडिया क्वेरी। क्या कहते हैं, मीडिया क्वेरी। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक समझ लेंगे जुज है।
ये एक चीज़ है जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा हेल्प कहाँ करती है, आपको ये सबसे ज़्यादा हेल्प करती है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस में। इसको अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे होती है। या कोई एक पानी तो ले आओ। है आपकी मर्जी है, चलेगा। ये तो आप लोगों को याद होगा। ठीक है। क्या हो गया भाई? अच्छा, इसको ज़रा देखें। ये लास्ट टाइम आप लोगों ने फ्लेक्स पे काम किया था। अब ज़रा इसकी साइजेस देखते हैं हम लोग। कोई भी फ़र्क आ रहा है? इस पर हमने फ्लैक्स रैप लगाया था क्या? फ्लैक्स रैप हमने नहीं किया। ये चीज़ आप लोगों ने नहीं पढ़ी? अच्छा तो हाँ, फ्लैक्स का आपकी अभी कंप्लीट नहीं हुआ था टॉपिक। श्रिंक और श्रिंक पढ़ा था आपने, फ्लैक्स श्रिंक? आपने ऑर्डर तक पढ़ा था, ऑर्डर तक पढ़ा था आपने। अलाइन सेल्फ हो गया था, ऑर्डर हो गया था। सही है। आई थिंक आपका फ्लैक्स रैप रह गया है और श्रिंक रह गया है। ज़रा इसको देखें। ये बहुत एक ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है जो आपके रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल होती है, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? फ्लेक्स रैप। अब फ्लेक्स रैप का क्या मतलब है? फ्लेक्स रैप ये डिसाइड करती है कि एक लिमिट तक तो जो फ्लेक्स है वो इन बॉक्सेस को क्या करेगा, एक वक्त तक क्या होगा कि ये इनको कंप्रेस करेगा, इनका साइज छोटा करता जाएगा, छोटा करता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब अब उसके बाद ये और ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता है। सही है। ये अभी तो ज़बरदस्ती इसलिए कंप्रेस कर रहा है क्योंकि मैंने ये रिस्पॉन्सिव वाली स्क्रीन खोली हुई है। अगर आप नॉर्मल ब्राउज़र की स्क्रीन खोलेंगे ना तो एक सर्टेन पॉइंट पर आके ये रुक जाता है। सही है। आप इसको अगर देख लें, इसको आप हटा दें तो ये यहाँ पे आके रुक गया। सही है। लेकिन कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट में आपको ये हालत तो नहीं दिखती होगी कि कार्ड्स इतने चिपक गए हैं कि वो बिल्कुल ही उनका कंटेंट नज़र ही नहीं आ रहा है। ये तो किसी वेबसाइट पे नहीं होता। अब हम फ्लेक्स को कहना चाहते हैं कि भाई जैसे ही साइज इतना कम हो जाए कि ये जो बॉक्सेस हैं ये एक साथ ना आ सके, तो इनको क्या कर दो, एक दूसरे के ऊपर ले आओ। जैसे नॉर्मली एक आपके पास डिव की प्रॉपर्टी होती है, सही है, एक आपके पास नॉर्मल डिव की प्रॉपर्टी होती है। तो उसके लिए आपके पास क्या है, फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप। अब इसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, नो रैप। ये बाय डिफॉल्ट होती है। अगर आप ये फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी दें ना दें तो बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई होती है, नो रैप। और आप इसको छोटा करते जाते हैं जो इसको कंप्रेस कर देता है। ठीक है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है रैप, ये एक सिंपल सा एक लफ्ज है लेकिन ये बड़ा एक कमाल का काम करता है। अब आपकी जो सारा डिज़ाइन है वो क्या बन चुका है, रिस्पॉन्सिव। अब आपके पास ये मोबाइल है, ये आपके पास टैबलेट है। अब आप इसको बड़ा करें, ये आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है। सही है। तो अब ये अपने साइजेस को, अपने बॉक्सेस को क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। बात समझ रहे हैं? ये किसके थ्रू हो रहा है, सिर्फ
फ्लेक्स रैप। फिर वो पीछे कन्फ्रेंस वो उसी के जहाँ तक उसकी विड्थ आपने बताई हुई है ना, जैसे ही वो उस विड्थ पे पहुंचेगा उसको नीचे फेंक देगा। सही है। कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो चाह रहे होते हैं कि मतलब एक सर्टेन एक साइज हो, तो वो साइड दोनों साइड से ना वो मार्जिन भी दे देते हैं, तो वो थोड़ा वो आपके जो कार्ड्स है ना वो एक दूसरे से दूरी बना के रखें। तो हालांकि उनकी विड्थ कम है, लेकिन फिर भी एक लिमिट तक जैसे ही आप उसको कम करते हैं ना तो वो नीचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्या दी हुई थी? मार्जिन। वो मार्जिन नज़र नहीं आती, लेकिन ये है कि वो वहाँ पे है। तो अलग अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन ये सबसे पॉपुलर है। सही है। ये मोबाइल आपको समझ में आ रहा है कि ये फीचर है। तो ये आपको किस प्रॉपर्टी से हो रहा है? फ्लैक्स रैप। अब मीडिया क्वेरी पे आते हैं कि मीडिया क्वेरी का क्या कमाल है या मीडिया क्वेरी क्या करती है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो मीडिया क्वेरी का एक आपके पास पूरा टर्म है। इसमें दो कमांड सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, एक है मैक्सिमम विड्थ और दूसरी क्या है? मिनिमम विड्थ। एक मैक्सिमम है, दूसरी मिनिमम है। हम एक काम करते हैं कि इसको यहाँ लगाने से पहले ना इसको थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल थी, तो आपको समझ आया कि वो 600 पिक्सल तक ब्लू कलर रखता था। फिर 600 पिक्सल से जैसे ही आप बड़ा करते थे तो वो गायब हो जाता था। ये सबने देखा। अब हम एक काम करते हैं, इसको मैक्स की जगह क्या कर देते हैं? मिनिमम। अब क्या होना चाहिए? अब मतलब 600 से छोटे आप आपकी स्क्रीन साइजेस पे ये क्या होगा? ब्लू लगेगा नहीं लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा। और उस 600 पिक्सल जैसे ही आप बड़े होंगे तो ब्लू हो जाएगा। क्या? हाँ, आप कर सकते हैं, वो तो यूनिट है। आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप VW दे दें, आप परसेंटेज दे दें, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि अगर आप इस पर गौर करें तो बेसिकली ये CSS की प्रॉपर्टी है। सही है। अभी क्या है? 596। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो 600 से जैसे ही क्रॉस किया इसने ये कलर लगा दिया। ठीक है। अब हम फिर से इसको पीछे लाते हैं, ये हट गया। सिंपल सी चीज़ है लेकिन इफेक्टिव है। अब इसका अगर आप थोड़ा सोचें तो आपके पास ना इसके बड़े बड़े इसके यूज़ केसेस हैं जो आप यूज़ करते हैं। अब सबसे कुछ एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं अब आपके पास कोई भी वेबसाइट है, आपको पता है कि इनके ना नॉर्मली दो वर्जन होते हैं। सही है। आपने ये चीज़ नोट की होगी कि एक वेबसाइट कंप्यूटर स्क्रीन पे अलग दिखती है और मोबाइल स्क्रीन पे अलग दिखती है। अगर आप इसको हम देखते हैं, शायद इन्होंने किया हुआ, हम इनको मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें कम हो गई। सही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें कम हो गई, यहाँ से थोड़ी इमेजेस हट गई, साइड वाले एडवर्टाइजमेंट्स हट गए, तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ। ये चेंज कैसे हुआ? और ये सब कुछ वो किसके थ्रू कर रहे हैं? मीडिया प्रॉपर्टी। नॉर्मली हमारे पास मीडिया प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये तभी होता है कि जब आप मोबाइल स्क्रीन पे आप आ रहे हैं, तो अब आपके पास बड़ी स्क्रीन है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे तस्वीर लगाएंगे। सही है। और यहाँ पर उसके कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। सही है। जब आप मोबाइल स्क्रीन पे आते हैं ना तो अब इस तस्वीर की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करते हैं कि वो जो टेक्स्ट है ना, क्योंकि आपके लिए वो टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करते हैं कि वो साइड वाली तस्वीर को क्या कर लेते हैं? गायब। आपके पास क्या रह जाता है? सिर्फ टेक्स्ट। तो आपका जब वो स्क्रीन छोटी होती है तो सिर्फ उसको क्या दिखता है शुरू में? टेक्स्ट। अब वो जाहिर सी बात है, स्क्रॉल करेगा तो स्क्रॉल के बाद उसको पहले इमेज दिखेगी साइड वाली, तो उसका कोई तुक नहीं बनता। वो इमेज आपने लगाई इसलिए कि क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे वो खूबसूरत लगे, उसका आपके कंटेंट से कुछ मतलब नहीं है। ये बात समझ आ रही है? मसला नहीं है। अभी आप इस पर एक काम कीजिएगा, घर पे एक आप एक्टिविटी कीजिएगा।
आप 3 इमेजेस उठाइएगा, सही है, 3 इमेजेस, और डिफरेंट डिफरेंट, इसको बेसिकली हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट। क्या कहते हैं? ब्रेक पॉइंट। जैसे इसका अभी हमने ब्रेक पॉइंट क्या सेट किया हुआ है? 600 पिक्सल्स। ये 600 पिक्सल पे ट्रांजिशन होती है, चेंज आता है। तो वहाँ पे आप दो कोई भी पॉइंट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि एक आपने कर लिया 300 पे, दूसरा आपने कर लिया 600 पे। अब आपको करना ये चाहिए कि पहले कहीं कोई फर्ज करें बैकग्राउंड में आपने एक इमेज लगाई हुई है, ठीक है, आप एक सर्टेन लिमिट तक वो इमेज एक रहे, जैसे ही फर्ज करें वो 300 से ऊपर हो, इमेज बदल जाए, सही है, इमेज बैकग्राउंड की कंप्लीटली बदल जाए। आप 300 से 600 तक रहे वही इमेज रही, 600 से आप जैसे ही बढ़े तो आपकी इमेज दोबारा बदल गई। हाँ, नहीं नहीं, ऊपर नहीं लगाएंगे ना, ये कैसे मुमकिन है, जरा इसको सोचे। बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने? अबे भाई, घर पे कुछ पढ़ते ही नहीं हो क्या? ये चीज कभी नहीं पढ़ी है? इसके साथ कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड रिपीट। बेसिकली ये क्या होता है कि आप CSS के थ्रू आप किसी टैग के जो बैकग्राउंड है उसको आप कोई इमेज दे सकते हैं, सही है। हम इसको करके देख लेते हैं। आपकी कुछ ऐसी ऐसी आज प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं मुझे जो आप लोगों ने कभी पढ़ी ही नहीं है, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह खुद से मेहनत भी नहीं की थोड़ी सी। अब ये चलें, आपके पास एक इमेज है, ठीक है, यहाँ से हम लोग HTML से एक और हम इमेज ले आते हैं। सही है, एक और मैंने इमेज ले आया मैं। तो हमारे पास वक्त 3 इमेजेस हैं। इसको मैंने कह दिया IMG1। कौन सी है? IMG1, चलो इसको हम IMG2 कह देते हैं। और जो दराज वाला है वो हम IMG3 कह देते हैं, ठीक है। इस सारे कोड को हम उड़ाते हैं, हम एक नया कोड लिखते हैं, बल्कि उड़ाते नहीं हैं, आपका ये रहे ताकि आपको बाद में इस्तेमाल हो जाए। यहाँ पे हम कहते हैं बैकग्राउंड इमेज डॉट HTML, और यहाँ पे आपने लिखा है HTML, सही है। यहाँ पे हमने दे दिया स्टाइल। स्टाइल में अब हम दे रहे हैं बॉडी। बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी है CSS की जो आप किसी को भी दे सकते हैं, आप डिव को भी दे सकते हैं। ये बॉडी तो मैंने एम ही लगा दी है क्योंकि और कोई इसमें HTML का कोड है ही नहीं। तो ये किसी भी डिव यानी कि किसी भी कंटेनर एलिमेंट को ये आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो ये इनलाइन एलिमेंट में तुक नहीं बनता क्योंकि उसकी क्या नहीं होती, हाइट, उसकी हाइट नहीं होती। तो यहाँ पे आप देखें बैकग्राउंड, आपके पास बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी आ रही है। बैकग्राउंड इमेज में आप उसको URL दे रहे हैं, URL में आप दे दें उसको image1। तो बेसिकली इसको हम चला देते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। तो हमारे पास वो इमेज आपके बैकग्राउंड में लग गई है, आपको समझ आ रहा है। लेकिन अब मसला क्या हो रहा है, वो इमेज के बेसिकली जो डायमेंशन है वो बहुत बड़ी है, सही है। तो यहाँ पे आप इसको एक और यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड साइज। ऑटो कर लिया आपने, तो अभी भी वही हुआ, आपने कवर कर लिया बैकग्राउंड रिपीट। आपने कर दिया नो रिपीट। बेसिकली उस इमेज का साइज ही बहुत बड़ा है, सही है। एक और होती है हमारे पास बैकग्राउंड साइज, हो गया रिपीट, हो गया बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, ठीक है। तो अब ये आपके पास
बेसिकली इसने क्या किया है कि वो कुछ क्योंकि बड़ी क्या किया था, ये वाला कॉर्नर क्या सेट कर लिया है इसने, मिड सेंटर। वैसे ये काम आप एक डिव के साथ भी कर सकते थे। आपने इसको डिव दिया, आपने इसको डिव दिया, सही है, और इस डिव की आपने एक हेड हाइट और विड्थ दे दी, और विड्थ आपने क्या दी, 500 पिक्सल्स, और आपने इसको बॉर्डर्स दे दिए 2px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अब आपके पास एक उसकी क्या सेट हो। लेकिन मजे की बात है, क्योंकि ये किस तरह की इमेज है, बैकग्राउंड इमेज है, तो अगर मैं इस डिव के बीच में कुछ लिखूंगा तो क्या होगा, नहीं आपने हेलो वर्ल्ड लिखा तो वो उसके बाद इमेज के, बेसिकली आप ये काम ऐसे, आपने शायद कभी कभी देखा हो कि वो एक, आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो नीचे वाला कंटेंट कभी स्क्रॉल करते हैं तो बेहतरीन आते हैं वाला कंटेंट आते हैं अपनी जगह पे एक क्या किया हुआ होता है ऊपर वाला वाला कंटेंट ऊपर आ रहा होता है तो दे रहा हूँ उन्होंने वाला जो टिप है करके उसको -1 का जेड इंडेक्स लिया, इंडेक्स याद है, जेड इंडेक्स से क्या होता है कि वो अपनी जगह पे रहेगा लेकिन पोजीशन फिक्स होगा। अब वो इमेज मूव नहीं कर सकती, तो आप नीचे वाला ऊपर आएगा तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले कंटेंट को वो ऊपर धकेलेगा। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, अब जितना भी स्क्रॉल कर ले वो फिक्स रहे, आपने उसको जेड इंडेक्स दिया हुआ, जेड इंडेक्स देके उसको कहाँ मिल जाएगा, आपने इस वाले कंटेंट आप ऐसे ये, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे होती है, आपका ये तकरीबन के बाद आपको असाइन आपको रहेगा कि कोई भी साइट की टाइप बता दो, साइट की टाइप्स क्या होती हैं, पेजेस कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई, डायरेक्ट पोस्ट वेबसाइट, डायरेक्ट ज़्यादा डैशबोर्ड। आपको क्या करना होगा कि आप कोई आपको जो पसंद आप लिखें, अब वो बंदा जिस तरीके से लैंडिंग पेज बना रहा है आपने तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, वो जो चीज़ है आपने उसको दिमाग नहीं चलाना है, बस उसको क्या करना है, बात समझ है वो एक्सपर्ट वर्ड बनता है तो क्या उसके होंगे कार को खूबसूरत बनाने अपने सर्टेन प्रॉपर्टीज आएगा, प्रॉपर्टीज को फिक्स करके एक इफेक्ट आपको बोलेगा देखो ये ऐसे से करोगे ऐसे हो जाए। आप मेरी कार के बॉर्डर बॉटम पे हल्का सा शेडो कार्ड वाला लुक, अब ये बातें आपको कैसे पता, आप सिम जो लिखा है आप इसको क्या करोगे, छापो सिम, पहली दफा आप सिम छापते हो तो वो कर रहा है वो छाप, क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस वर्ड वर्ड जो बनता है जाहिर सी बात है, अगर एक्सपर्ट पर्टिकुलर मुझे टॉपिक पढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा है तो अब आपको 15 मिनट में है, आप उससे हर हर चीज अपना एक बंदा होता है जिसने 10-15 आपको एक बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेना है, एक अलग अब टेक्निक दो तरीके से आती है, यहाँ तो आपको
कि अभी आपको जल्दी कम अज़ कम 2-3 साल लगेंगे ट्रिक्स बाय एक्सपीरियंस। वो बाय एक्सपीरियंस टाइम है वो ये है कि जो वर्ड कर रहा है उसको फॉलो करो, वो चल रहा है वैसे वैसे आप उसका कोड पहली बार छापो, पहली बार आपका दिमाग घूम, वो एक टेक्स्ट को अच्छा बनाने के लिए वो 15-15 को अच्छा बनाने आप बोलोगे ये फॉन्ट साइज लगाओ, फॉन्ट फैमिली लगाओ, टेक्स्ट कलर लगाओ, वो 15-20 प्रॉपर्टी लगाएगा सिर्फ, एंड रिजल्ट फिर आपको मजा आएगा तो वाकई। अब वो आपको पहली दफा देखा, आपके दिमाग में वो थोड़ा करोगे यार ऐसे करो तो ये टेक्स्ट अच्छा पड़ेगा। टाइप्स ऑफ वेबसाइट काम ज़्यादा आता है, आप किसी कंपनी आते हैं तो डायरेक्ट आपकी कैटेगरी ज़्यादा किसी काम में तो वो है आपका पोस्ट की वेबसाइट का कोई तरीके से कुछ आपको बताऊंगा कॉमर्स। तो अब प्रोडक्ट पे कॉमर्स में बहुत फर्क है। कॉमर्स के अंदर 3 पेज वेबसाइट्स आती हैं, प्रोडक्ट वेबसाइट्स आती हैं और नीच बेस्ड वेबसाइट्स आती हैं। सारे तो ये लगे कि अब आपको प्रैक्टिस हो, जब आप अगर आप क्या करें तो आपको ऐसे लगता है अगर आप लोग होते तो यहाँ नहीं होते आप बाकी बड़ा मुश्किल कोई क्वालिटी सबके अपने अपने फेसबुक है। आपका दिमाग है ना ये नेचुरल प्रोसेस, दिमाग है ना आपकी गलती नहीं, आपका दिमाग है वो टैक्सेशन वाली चीज़ आपको साइड पढ़ने में आपको तकलीफ होती है या करने में आपकी जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स कनेक्शन आते हैं। कभी कोई डॉक्यूमेंट्री या कभी बात हो तो बाकायदा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माइंड आया है प्रोसेस, तो आप नहीं होते हैं ना आपके न्यूरॉन्स नए नए कनेक्शन आ रहे होते हैं। अब वो नए कनेक्शन आप न्यूरॉन को करते हो नहीं, वो खुद ब खुद जम मार के कनेक्शन नहीं बनाता। अब जितना मुश्किल कनेक्शन आपको और ज़्यादा उसको पुश है जितना आपको कोई दर्द होता है ना, एक पढ़ने में दर्द नहीं दर्द। और जब आप फर्ज करेंगे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आपको आपकी फेवरेट मूवी चल रहा है कोई चीज़, तो अगर ये सारी चीज़ आपकी फैक्ट्री उसमें एंड्रेलिन होता है और केमिकल वही केमिकल्स हैं जो नीचे आपको पुलों के नीचे बैठ के हरकत करते हैं ना, वो क्यों करते हैं उनको पता नहीं है क्या दे रहा है जिसम कर रहा है सारे उसके बाद पता है कि घर वाले तबाह हो गए, सब तबाह हो गया, उसके बाद उनको नहीं सकते। गाँव में 2 लोग हैं तो केमिकल आपको जब आपको नहीं छूट मुश्किल काउंटर स्ट्राइक और ये सारी चीज़ें जो है ना ये
इंडस्ट्री सबसे बहुत बड़ा पैसा करता है, क्योंकि जो गेम खेलने वाले होते हैं ना, उनको पता है एक दफा कोई ऐसा गेम बना लो लोग बुक हो जाए, तो लोग पैसे भी देंगे देंगे, इंतजार करेंगे कब आप नया गेम रिलीज करोगे। पबजी, पबजी का गेम वो मैप आना होता है, कुछ आना होता है, तो मेरे तो फिर पोस्ट कर रहे होते एक्साइटेड, सोच रहा होता हूँ भाई क्या है? कोई आपकी फर्ज करेंगे कोई, या कुछ लोग जैसे कि जॉन के कुछ आपके पास हम लोग उनका वेट करते हैं। अब ये कुछ ऐसी मूवी आपका दिमाग ना उसको डालते हैं, और तो आपको इनको करना हो, आप बीट दो तरीके से। हाँ, तो आपके पास एक बंदा हो, तो आपको बोलेगा भाई ये सब करोगे, तो फिर आपके पास ना दिमाग में आपके पास एक सेंसिबल एक पार्ट है, तो आपको आपकी वो आपको बताता है कि भाई ये करोगे तो आपका, आप थोड़े बहुत समझदार होते हो यार, चलो पहले ये थोड़ा सा काम सबसे पहले भाई आप दिमाग को थोड़ा ना अपने को आप समझे, आपके दिमाग को डॉक्टर है तरीके से आपको पानी पीने तरीके से उसको भी डॉक्टर तो फील करता है आपको, तो आपका सेंसिबल पार्ट है, आपको करवाना है, आप याद करवाएं कि भाई यार ये करेंगे तो रात को भी मैं कल भी एग्जाम जब होते हैं ना तो पता नहीं है कि जब खासतौर पर एग्जाम्स होते हैं तो हमारा दिल करता है गेम। आप एग्जाम अगले दिन एग्जाम होगा, ज्यादातर बच्चे आप देखेंगे वो खास तौर पर गेम मैच होता है, क्योंकि उनका दिमाग थक जाता है। हाँ बोलता है यार केमिकल की मिकदार कम हो गई, वो केमिकल बना ये खत्म हो गया तो फिर आप खत्म हो जाओगे भाई। हाँ यार ये आप चीज़ जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो मैं अभी बात जिसकी कर रहा हूँ, ये किसको कहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी। सही है। साइकोलॉजी मैंने बेसिकली एक हॉबी के तौर पे पढ़ ली थी। सही है, वो एक उसकी कोर्स था एक, और एक बुक थी वो मैंने पढ़ ली थी, तो काफ़ी मुझे बातें पता लगी थी कि हमारा ब्रेन किस तरीके से वर्कआउट करता है, किस तरीके से सोचता है, अगर हम कोई गलती करते हैं तो क्यों करते हैं। और मज़े की बात है कि अब जैसे कि उस समय पता लगा कि किसी भी इंसान को अपनी गलती गलती नहीं लगती, और वो क्यों नहीं लगती। सही है, क्योंकि हर किसी वो उसका जो ब्रेन है ना, वो इस तरीके से वो थॉट्स बना लेता है कि तुमने जो किया है उसका एक रीज़न है। सही है। अब आप अगले बंदे से, अगर अगले बंदे से पूछोगे ना, बोलोगे यार तुमने क्या कर दिया है, बहुत बड़ी तुमने गलती कर दी है, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया अपना, आप बोलोगे क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है भाई, तू क्या बोल रहा है, मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी तो नहीं किया है। आपको अगला बंदा कह रहा होता है कि क्या कर दिया तुमने, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, आप दिल में सोच रहे हो तो मैंने किया क्या है? तो ये बेसिकली आपका जो ब्रेन है ना, वो आपकी कुछ कुछ जगहों पे आपका इमोशनल डैमेज बचाने के लिए आपके कुछ थॉट प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। वो जानबूझ के ब्लॉक करता है कि आपको, क्योंकि उसका नुकसान हो सकता है। ब्रेन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोचता है। सही है, उसको जो अच्छा लगता है वो आपको उसकी तरफ कहता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये मत करो, क्योंकि उसको पता है कि अब न्यूरॉन्स जब बनाने पड़ेंगे ना तो तकलीफ होगी, और उतनी तकलीफ होगी जितना आपको एक फिजिकल पेन में तकलीफ होती है। मतलब कोई आपको सुई चुभोए या आप एक नई चीज़ सीखो, तो उसमें सेम पेन होता है दिमाग को, सेम पेन होता है। तो मुझे यही बात उसमें लगी कि मैं ट्यूशन ज़िंदगी में नहीं पढ़ा, मुझे ट्यूशन का सिस्टम समझ में ही नहीं आता कि एक ट्यूशन वाली बाजी जो होती थी पड़ोस में, उनके पास जाओ 10-10 घंटे, वो 4-4 घंटे बैठो, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, एक ही जगह पे बैठे हुए। मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। मैं 6 महीने के लिए अम्मा ने वो ज़बरदस्ती मुझे 4 क्लास 5 क्लास में बैठाया था, उसके बाद से मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैंने देखा यार ये फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने एक चीज़ फील कर ली थी कि हमारे दिमाग है ना वो थक जाता है। सही है, वो 1 घंटे के बाद थक जाता है, फिर जो 15 मिनट के बाद वाला जो टाइम होता है ना,
आप टाइम पास कर रहे होते हो, टाइम कुछ सीख नहीं रहे होते। 15 मिनट जो होता है वो इफेक्टिव टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर फास्टेस्ट होता है। 15 मिनट तक आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपको ब्रेन एफिशिएंसी है वो हाईएस्ट होती है। 15 मिनट के बाद डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है, एक्सपायर होना शुरू होती है, उसके बाद वो स्लो डाउन हो जाती है। तो मेरा मानना है कि अगर कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं ना, कोई न्यू चीज़ सीख रहे हैं, तो आपको ऐसे पहले तो इन्वायरमेंट में बैठना चाहिए कि आप पे कोई पाबंदी ना लगा रहा होगे, तो मैं अभी 2 घंटे बैठ के ये काम करना ही करना है। हाँ, सालों तक याद रहता है लिरिक्स। वो इतना सा बच्चा होगा, उसको एबीसीडी नहीं आती होगी, वो गानों की लिरिक्स जो है ना वो A to Z सही बोलेगा। पोएम जिस तरीके से होती है, बचपन में कुछ पोएम सुनी हुई होती हैं वो अभी तक याद होती हैं। तो वो बेसिकली क्यों है, क्योंकि वो हम उसको जब गाना बनाते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, तो वो हमें अच्छा लगता है। या अगेन ये नेचुरल है, वो डोपामिन इफेक्ट है। सही है। इवन जो आपकी जिमिंग है, आपकी एक्सरसाइज है, आप पता है वो भी वो आप में ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लाता है। सेंस ऑफ अचीवमेंट जो आती है वो बेसिकली एंड्रेलिन के वो केमिकल के आने से होती है। तो वो अच्छी सेंस ऑफ अचीवमेंट अगर आपको हर दिन में, तभी मैंने शायद पहले भी ये बात की है कि जब आप सो रहे हो ना, तो सोचें कि आज के दिन में मैंने क्या किया है। अगर आपने पूरा दिन कुछ भी नहीं किया, आपको पता है यार मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं किया, तो सोने से पहले यूट्यूब पर कोई भी एक नई चीज़ सीख लें 5 मिनट में। जैसे कि आपने फर्ज करें कि अरबी का नया लफ्ज़ सीख लिया, सही है, आपने इंग्लिश की नई वोकेबलरी सीख ली, आपने मैथमेटिक्स का कोई नया कॉन्सेप्ट सीख लिया, आपने साइकोलॉजी की एक नई बात सीख ली, आपने बोला क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, तो ये आपने मार्केटिंग कैसे होती है, तो ये फेसबुक मार्केटिंग कैसे करते हैं, ई कॉमर्स में लोग कैसे कमा रहे हैं, वो वाली वीडियो में देखिएगा, आइए हम आपको बताएंगे कि करोड़ों रुपए कैसे कमाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। सही है, वो बोलेगा बस अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, वो 15 मिनट गुजर जाते हैं। नहीं, वो कुछ नहीं बताता। लिख टाइटल होता है 5 मिनट में 5 करोड़, लेकिन फिर वीडियो 15 मिनट की होती है और कुछ होता भी नहीं है। तो ये वाली वीडियो नहीं, कोई एक अरबी का लफ्ज़, कोई इंग्लिश का वर्ड, जब आप कोई नई चीज़ सीखेंगे ना, तो आपके ब्रेन में एड्रेलिन का जो रिलीज होता है, उससे आप में सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। इससे आपको डिप्रेशन में, एनजाइटी में बहुत आपको हेल्प होती है। आपका दिमाग फिर इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता। आपकी नॉर्मली जो हमारे कंट्री में एनजाइटी वगैरह के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। हम लोग अगर अब्बा को कहते हैं अब्बा बड़ी टेंशन हो रही है, अब्बा बोलता है बेटा पानी पी के सो जा। तो यहाँ पे तो इसको एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ मसले मसाइल इतने, सही है, कि उसको एक्नॉलेज नहीं होता। लेकिन एक हमारे पास डिटोरिएशन है, सही है। अब्बा जब घर आते हैं पूरा दिन काम करके ना, सारे भाग जाते हैं, कोई उधर छुपता है, कोई उधर छुपता है, कि आप सब पिटेंगे। सही है। वो क्यों है, क्योंकि इतना हम लोग ना मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतना हम लोग थके हुए होते हैं जहनी तौर पे, कि हम जब घर पे घुसते हैं पूरा दिन काम करने के बाद ना, तो जिस पे हमारा जोर चलता है ना, उसको चंपा जरूर मारते हैं। सही है। ये सब करते हैं, मुझे पता है। छोटा भाई होता है फजूल में, बेचारे ने कोई चीज़ हरकत कर दी है, मार दिया। ये क्यों है, क्योंकि एक आप ना, एक आपका ब्रेन जो है ना, वो आपको वो केमिकल की कमी है। अब कहीं ना कहीं उसको थप्पड़ मार के आपको मजा आएगा यार, कुछ तो हुआ। मुझे भूलता है, वो आपकी मेमोरी का इशू है। नहीं, मेमोरी का इशू इसलिए होता है आपका, जो देखें, अल्लाह ने सबको अलग अलग बनाया है। किसी की जो मेमोरी अप्रोच होती है ना, वो थोड़ी अलग होती है, किसी की थोड़ी अलग होती है, किसी की थोड़ी पावरफुल है, किसी की आपको पता है पिक्चर फोटोग्राफिक मेमोरी किसे कहते हैं। फोटोग्राफिक मेमोरी कुछ कुछ लोगों के पास एक पैदाइशी एक पावर होती है, कि वो एक बुक का पेज देख लेते हैं ना, तो उनको वो पूरा का पूरा बुक का पेज जब वो याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो पूरा उनको आंखों के सामने दिखता है। सही है, इसको हम कहते हैं पिक्चर मेमोरी। उनका दिमाग इतना पक्का उसको याद कर लेता है, कि वो पूरा जिस तरीके से उन्होंने वो पेज देखा था ना, जिस तरीके से ख्वाब में नहीं हम चीज़ देखते हैं, वैसे वो उनको दिखता है। आप उसको बोलेंगे कि इस पेज की तीसरी लाइन पे क्या लिखा हुआ है, तो बेसिकली उसको अपनी आंखों के सामने वो दिख रहा होगा, वो आपको पढ़ के बता देगा कि तीसरी लाइन पे ये लिखा हुआ है। अब किसी किसी की ये फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, बहुत कम है दुनिया में ऐसे लोग, लेकिन हैं जिनकी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। पाकिस्तानी में होंगे ही, तो बेचारे को हम जानते नहीं होंगे। बाहर मुल्क में कोई ऐसा बंदा होता है तो वो पूरे मुल्क में मशहूर हो जाता है। ये तो फोटोग्राफिक उसकी मेमोरी होती है। लेकिन हर किसी की ना एक मेमोरी की कैपेसिटी है। कोई ज़्यादा याद कर लेता है, कोई कम याद करता है, लेकिन आपकी मेमोरी ट्रेन हो सकती है। अगर आपकी मेमोरी थोड़ी वीक है, तो आप उसको ट्रेन करें। अब सबसे जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है वो है स्ट्रक्चर। सही है। अगर आप कोई चीज़ विदाउट स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करेंगे, आपको कभी याद नहीं होगी। आप CSS की प्रॉपर्टीज़
ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे, बैकग्राउंड, सही है, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट कलर, ये वो जिंदगी में याद नहीं रख पाएंगे। हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को स्ट्रक्चर करें। जैसे CSS मेन टॉपिक क्या है, CSS। अब ये मैं अपने दिमाग में भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत याद रहता है, सही है, क्योंकि मैं भी थोड़ा भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाता हूँ चीज़ें, कभी कभी याद आ जाती हैं, वो अलग है। तो अब मैं ऊपर लिख लेता हूँ, दिमाग में मतलब ये पूरी कैलकुलेशन हो रही होती है, इवन हाथ से मैं ऐसे कर रहा होता हूँ जब मैं कोई चीज़ याद कर रहा होता हूँ कि पहले, सबसे पहले कौन है, CSS। तो CSS को हम पहले किस में डिवाइड करेंगे, टेक्स्ट। उसके बाद किस में डिवाइड करेंगे, लेआउट। लेआउट के बाद हम उसको किस में डिवाइड कर रहे हैं, आपकी फ्लैक्स, सही है, फ्लैक्स। उसके बाद हम उसको फाइनली किस में डिवाइड कर रहे हैं, ग्रिड। और ग्रिड के साथ और कौन आती है, मीडिया क्वेरी, सही है। अब आपको पता है टेक्स्ट, आपको पता है लेआउट, लेआउट के बाद कौन है, फ्लैक्स। अब टेक्स्ट के अंदर आपके पास दिमाग में खुद क्लिक हो जाएगा, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट वेट, सही है, बैकग्राउंड कलर, यूनिट्स, ये सारे इसमें हमने पढ़े थे, सही है, जितनी भी चीज़ें, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट जस्टिफाई। उसके बाद लेआउट में आपने डिस्प्ले पढ़ा, पोजीशन पढ़ा, मार्जिन पढ़ा, पैडिंग पढ़ा, ठीक है। अब आपको खुद ही याद आना शुरू होगा। उसके बाद आपने फाइनली फ्लैक्स, फ्लैक्स में तो खुद एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लैक्स, लेकिन उसमें आपने पढ़ा था कि जस्टिफाई कंटेंट वो हॉरिजॉन्टल, उसके बाद अलाइन आइटम्स वर्टिकल, इस तरीके से ना। अब मैंने लेकिन ग्राफ बनाया हुआ दिमाग में। फिर उसके बाद तीसरा है ग्रिड। अब ग्रिड में मुझे पता है कि आपको मुझे टेक्स्ट एरिया पढ़ाना है, सही है। टेक्स्ट एरिया के बाद ग्रिड, वो टेम्पलेट कॉलम्स पढ़ाने, ग्रिड टेम्पलेट रोज पढ़ानी है, तो वो एक पूरे एक लाइन बन गई, सही, लाइन ऑफ सक्सेशन भी जिसको कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो हो गया आपके पास मीडिया क्वेरी, जो कि ग्रिड के साथ ही खुलता है, ट्री, सही है। तो इस तरीके से आपका जो ब्रेन है फिर वो अच्छा याद रखता है। इसी तरीके से आपके पास HTML है। HTML आप आधे घंटे में याद रख सकते हैं। वो कैसे, कि सबसे पहले कौन है, हेड, जो सॉरी वो आपका HTML का टैग, सबसे पहला टैग। उसके बाद उसके अंदर दो ब्रांचेस हैं, कौन सी, हेड की और बॉडी की। बॉडी के अंदर और है डिव, डिव के बाद कौन है, स्पैन, जो बेसिकली आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। ब्लॉक लेवल में डिव आता है, सही है। डिव के बाद जो दूसरे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं वो आते हैं। उसके बाद आपके इनलाइन एलिमेंट्स हैं, इनलाइन एलिमेंट्स जितने आते हैं। फिर फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स के बाद अब आपने सब हेडिंग्स बनाई हुई, फॉर्म्स, टेबल्स, इनपुट्स, सही, जो भी आपकी मेजर हेडिंग्स है। तो जब आप किसी भी टॉपिक को इस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा याद रहता है, जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आप उसको ऐसे रट्टा मारेंगे, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, नहीं याद रहेगा, कभी नहीं याद रहेगा। अब जावास्क्रिप्ट में भी सेम है। जब मैं जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, मैं आपको सबसे पहले मेन हेडिंग्स लिखवा देता हूँ कि हम ये पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तो हर चीज़ को अभी भी अगर आपने नोट किया हो तो मैं आपको कुछ 1-1.5 महीने के बाद याद कराता हूँ कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सारे किसका हिस्सा है ये, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। फ्रंट एंड के बाद हम क्या पढ़ेंगे, बैक एंड डेवलपमेंट। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमने क्या क्या पढ़ना है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप, फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ एक और ब्रांच होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग। कौन सी होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में आपने स्टेप इन कर लिया है, आप आ चुके हैं, आपको नहीं पता लेकिन आप आ चुके हैं। उसमें फायरबेस है और गिटहब है, सही है। आपने दो चीज़ें बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ी है, क्योंकि आपका कोड कहाँ पड़ा हुआ है, क्लाउड पे। फायरबेस क्या है, क्लाउड है। गिटहब क्या है, क्लाउड है। तो अब देखें पूरा आपका ब्रेन स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये स्ट्रक्चर जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठता, आपको खुद बनाना चाहिए। आपको पेपर पेन लेके आप बनाएंगे, आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, सही है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, आप अनशंट रटा मारेंगे, तो आपकी मेमोरी कितनी भी अच्छी हो आप भूल जाएंगे। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे चले गए, लेकिन कभी कभी होना चाहिए। वही वाली बात है कि 10 मिनट हमने शुरू में पढ़ लिया था और उसके बाद बीच में थोड़ा सा गैप आया। अब हम दोबारा से थोड़ा सा वापस चलते हैं। तो हमने खैर, हमने आज एक और चीज़ पढ़ ली। अच्छा, मीडिया क्वेरी में किसी को कोई इशू है, हम मीडिया क्वेरी में वापस चलें। तो ये मीडिया हम लोग लेते हैं ओनली स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, इसका क्या मतलब है, कब एक्टिवेट होगी, जब मिनिमम विड्थ कितनी होगी,
अब इसका मेरा सवाल ये है कि ये 600 पिक्सल मिनिमम विड्थ का क्या मतलब है कि 600 से बड़े पर ब्लू होगा या 600 से कम पे ब्लू होगा? 600 के बाद। चलें इसको मिटा दें। यहाँ पे कौन सा कलर है? ब्लू। और मिनिमम विड्थ है, तो ये कस्टम फॉन्ट डाउनलोड लगा हुआ है। तो हमने ये खोल लिया। तो ये मिनिमम विड्थ का ये मतलब हुआ कि 600 तक क्या होगा? ब्लू कलर। 600 से कम आप आए तो आपका ब्लू कलर हट जाएगा। मिनिमम विड्थ का ये मतलब कि कम से कम 600 हो तो ये लगाओ, वरना नहीं लगाओ। और मैक्सिमम का है कि ज़्यादा से ज़्यादा 600 हो तो लगाओ, वरना नहीं लगाओ। इसका मतलब है कि मैक्सिमम विड्थ में अगर 700 पिक्सल आती है तो वो नहीं लगता, और मिनिमम विड्थ में अगर वो 500 आती है तो वो नहीं लगता। ये बस आपको दिमाग में थोड़ा याद रखना है। और आपको ये कैसे याद होगा? जब आप इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप करेंगे। अब हम बैकग्राउंड इमेज में हम कुछ कर रहे थे, लेकिन बीच में हम थोड़ा सा भटक गए। अब हम इस पर वापस चलते हैं। बैकग्राउंड इमेज, तो हमने एक डिव बनाया था और इस डिव में हमने कोई इमेज सेट की पहली। अब इधर भी हम क्या लगाते हैं? मीडिया क्वेरी। कौन सी? अब मैं कर दी, मैंने अपडेट कर दिया मैंने। सही है। तो ये मैंने मिनिमम विड्थ लगाई हुई है 600। इसको बल्कि मैं मिनिमम नहीं करता, मैं इसको मैक्स करता हूँ। मैक्स करता हूँ कितना? 300। मैं कहता हूँ कि डिव डिव पर एक बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी लगी हुई है। उस पर क्या कर दो? कौन सी इमेज सेट कर दो? 300। और मैक्सिमम विड्थ क्या है? 300 पिक्सल्स। अब इसको हम छोटा करते हैं, तो आपने देखा कि हमारी इमेज बदल गई। कितने पे इसकी इमेज चेंज हो रही है? अब आप देख रहे हैं कि कोई कलर वलर नहीं बदल रहा, पूरा का पूरा कंटेंट बदल रहा है। मतलब पूरी पूरी इमेज बदल रही है। कि 300 से नीचे वाली इमेज दूसरी है, 300 से ऊपर वाली इमेज दूसरी है। अब यही हम इसको दोबारा कॉपी करते हैं और मैक्सिमम विड्थ हम कर लेते हैं क्या? और यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या? 2। सही है। किसी को ये बात समझ आई ये क्या हुआ? ये 300 से नीचे तो वो दराज वाली नहीं आनी चाहिए थी। किसी को ये बात समझ आई है? लेकिन पहले भी तो दो थी। ये बेसिकली मसला ये हुआ है, ये हुआ था। ये वाली जो मीडिया क्वेरी है ना, ये बाद में रीड की उसने। जब ये बाद में रीड की तो ये क्या कर रहा है कि 600 तक कौन सी रखो? ये वाली। तो उसने यही स्टैटिक कर दी, क्योंकि इसने इसको क्या कर दिया? ओवरराइड। अब मैंने इस वजह से इसको ऊपर भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया। देखते हैं कि इसका कोई इफेक्ट आता है। और ये बिल्कुल आया है। अभी कितनी है? 278। तो दराज वाली इमेज है। हम 300 पे आए तो प्रोजेक्ट टाइटल वाली इमेज है। अब हम 600 से ऊपर आएंगे तो ये आखिरी वाली इमेज है। सही है। तो हम इमेजेस को चेंज कर रहे हैं किसके थ्रू? मीडिया प्रॉपर्टी से। मीडिया प्रॉपर्टी के ही अगेन थ्रू आप क्या इस्तेमाल कर रहे होते हो? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तब जब आपने बिल्कुल कंटेंट ही बदलना है, मतलब आपने कहना है यार ये इमेज तभी दिखाओ जब आपका एक डेस्कटॉप हो, बड़ी स्क्रीन हो। इस इमेज की ज़रूरत नहीं है अगर मेरा यूज़र किस पे देख रहा है? मोबाइल पे। तो आपको पता है डिस्प्ले नन की एक बेहतरीन सी प्रॉपर्टी है।
जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कर दो डिस्प्ले डन। तो आप देखेंगे 300 से अब 600 तक यहाँ पे ये क्या हो गया डिस्प्ले नन। लेकिन एक और अब हमें मसला करना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्प्ले लॉक उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उसने नन कर दिया, तो अब नन के बाद वो यहाँ पे इमेज तो बदल रहा है लेकिन डिस्प्ले नन तो चेंज नहीं हुई ना। तो जब हम करेंगे इसको नीचे कर रहे हैं, सही है। अब 300 तक इमेज आएगी, 300 से बीच में जैसे ही आएगा 300 और 600 के बीच में इमेज गायब हो जाएगी, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, डिस्प्ले नन। और दोबारा से 600 से क्रॉस करेगा तो दोबारा से इमेज आ जाएगी। अब आपको समझ आ रहा है ये डिस्प्ले आपकी जो मीडिया क्वेरी है ये अच्छी खासी पावरफुल प्रॉपर्टी है। अब ये बेसिकली करना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप अलग अलग CSS लिख सकते हैं अलग अलग स्क्रीन साइज के लिए। आप अलग अलग पूरा का पूरा वेब पेज बना सकते हैं अलग अलग स्क्रीन साइज के लिए, सही है। आप ये करेंगे, आप एक सर्टेन लिमिट तक फ्लैक्स लगाएं और एक सर्टेन लिमिट के बाद फ्लैक्स ना लगाएं। इसकी वजह क्या है, याद है आपने चेस बोर्ड बनाया था। अब चेस बोर्ड में मसला ये है कि अगर आप फ्लैक्स रैप लगा लेते हैं ना, तो फ्लैक्स रैप क्या करता है कि जब उसकी साइज पूरी हो जाती है तो उन बॉक्सेस को नीचे ले आता है। लेकिन मसला ये है कि अगर वो बॉक्सेस नीचे आएंगे तो आपका चेस बोर्ड तो खराब हो जाएगा, याद है। तो इधर हमारे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, बेसिकली हमें मीडिया क्वेरी की ज़रूरत थी। हम क्या कर सकते थे इस कंडीशन में, हम कर सकते थे कि डिस्प्ले फ्लैक्स के थ्रू हमने बॉक्सेस को सीधा कर दिया, ठीक है, रॉ बना दी, सब कुछ हो गया। हमने कहा कि भाई ये जो हमने चेस बोर्ड बनाया ये 800 और 800 से ऊपर वाली स्क्रीन के लिए बनाया है। अच्छा मुझे बताइए 800 और 800 से ऊपर इस पे मिनिमम विड्थ लगेगा या मैक्सिमम विड्थ? मिनिमम विड्थ लगेगा। मिनिमम 800 पे होगा, तो ये बेसिकली 800 और 800 से ऊपर पे लगेगा, उसके नीचे वाले पे नहीं लगेगा। अब ये बड़ी स्क्रीन है, 800 एक बड़ी स्क्रीन है। अगर आप, अच्छा आपने ये वेबसाइट देखी है? मैंने आई थिंक दिखाई थी। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस स्क्रीन साइजेस, इसका नाम है screensize.es। आप स्क्रीन साइजेस लिखेंगे गूगल पे आपको पहले पहले यही मिलेगी, सही है। इसमें आपको ये बताता है कि स्टैंडर्ड साइजेस क्या हैं बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनके, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आकर ये जो विड्थ है इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हैं। अब सबसे मिनिमम किसी मोबाइल का साइज क्या है? 320, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर क्लिक करता हूँ स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन्स पे क्लिक करता हूँ और सबसे मैक्सिमम क्या है? 2960। ये गैलेक्सी S8 का बता रहा है, सही है। तो इसी तरीके से इसका मिनिमम सबसे साइज का है iPhone 3GS, और ये विड्थ कितनी बता रहे हैं? 320 पिक्सल्स। पिक्सल्स है, ऊपर PX लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वेबसाइट बेसिकली आपको एक आइडिया देती है कि हर डिफरेंट डिवाइस का क्या स्क्रीन साइज है। उसके बाद आप डेस्कटॉप मॉनिटर्स पे आए, अब मॉनिटर्स पे आके सबसे मिनिमम स्क्रीन साइज क्या है, और ये सबसे कॉमन है। सबसे कॉमन अगर कोई स्क्रीन साइज है तो वो कौन सा है? 1280 बाय 768। 1280 बाय 768 जो है सबसे बेसिक और सबसे कॉमन यूज्ड जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है। आप कभी जाइएगा देखिएगा तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन में हो सकता है यही यूज़ हुआ हुआ, यहाँ तो ये यूज़ हुआ हुआ होता है, यहाँ उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है ये वाला 1920 बाय 1080, ठीक है। अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा अच्छा होता है तो ये आपके पास नॉर्मली ये वाला स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है। यार ये जो बेसिकली मोबाइल का जो 1080p होता है ना, वो आपका डॉट्स पर इंच होता है।
सही है, उसका और इसमें फ़र्क है। इसमें ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि उसका स्क्रीन साइज क्या है। सही है, जो आप बात कर रहे हो वो बेसिकली क्वालिटी है। इसका मतलब होता है 1080p वीडियो का मतलब होता है कि 1080p की जो स्क्रीन साइज है ना उस पर भी ये HD दिखेगा। सही है, यानी कि एक बड़ी स्क्रीन है जिसका साइज क्या है 1080p, उस पर भी ये वीडियो HD दिखेगा। अगर कोई वीडियो है 420p तो आपका मोबाइल भी है 420p, तो आपके मोबाइल पे सही दिखेगा, आपको लगेगा बड़ी बेहतरीन क्वालिटी है वीडियो की। लेकिन वही वीडियो जब आप एक लैपटॉप पे देखेंगे ना, आप बोलोगे यार बेकार क्वालिटी है। एक तो उसका बहुत छोटा सा दिखेगा, उसके पिक्सल्स हल्के हल्के फट रहे होंगे, आप बोलोगे बकवास है। बात समझ रहे हैं, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्वालिटी क्या है। इमेज भी आप यही होता है, आप इमेज आप देखते हैं, इमेज का साइज लिखा हुआ होगा 400 बाय 400, लेकिन आप उसको एक्सपेंड करते हैं 1200 बाय 1200 पे, हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, वो धुंधली सी हो जाती है। लेकिन अगर आप बड़ी इमेज को अगर आप कंप्रेस करें तो उसकी क्वालिटी बहुत शार्प दिखती है, क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और आप उसको छोटी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो वो दिखता है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सही है, तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे बेसिकली आप पूरे स्क्रीन साइजेस देख सकते हैं और अपनी मीडिया क्वेरी पे यूज़ कर सकते हैं। सही है, नॉर्मली जो यूज़ होता है 768 एंड अबव, यानी कि मैक्सिमम विड्थ 768 जो यूज़ होता है वो कंप्यूटर स्क्रीन्स के लिए होता है। 320 मैक्सिमम विड्थ जो वो होती है वो टैबलेट्स के लिए यूज़ होती है। या नॉर्मली जो मैं यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ 580, 560, 580। फिर 560, 580 से ऊपर है ना, मैं कंसिडर करता हूँ ये क्या है, टैबलेट है। सही है, उसके बाद जो मिनिमम विड्थ अगर आप यूज़ कर रहे हैं 520, तो मिनिमम विड्थ 520 जो बेसिकली होगी, यानी कि 0 से लेके 520 की जो साइज़ है वो किसके लिए है, मोबाइल्स। तो मोबाइल स्क्रीन 520 से नॉर्मली ज़्यादा नहीं आती मैक्सिमम, और 520 एक अच्छा खासा साइज़ है। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट स्टैंडर्ड साइजेस हैं जिस पर आप मीडिया क्वेरीज बनाते हैं। जेनरिक जो है ना, जो जनरल अप्रोच है, जो जनरल अप्रोच है वो दो बनती हैं, एक 560 वाली और एक 768 वाली, जनरल नो बनती है। बाकी जो बीच वाला सेक्शन होता है ना, आप फ्लैक्स को कहते हो, खुद संभाल लो। ठीक है, आप जो जिस पे ध्यान देते हो वो 768 एंड अबव, 520 एंड बिलो, ये दो पिच परफेक्ट होने चाहिए। इनमें साइजेस बिल्कुल बेहतरीन हो, कोई चीज़ इधर उधर ना हो। तो मैं नॉर्मली भी कोई भी अगर खुद बना रहा होता हूँ ना, मैं ये चीज़ ज़रूर करता हूँ। आप ये इंस्पेक्ट आपने खोला, आप मैं पहले बनाता हूँ डेस्कटॉप के लिए, डेस्कटॉप सही बन गई। उसके बाद आप इधर आए, आपने कोई मोबाइल सेलेक्ट किया और आपने देखा आपका वेब पेज मोबाइल पे कैसा दिख रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे उसके साइजेस को सारा सही करते हैं। और किसके थ्रू सही करते हैं, मीडिया क्वेरी। ठीक है, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि आप कोई भी चेंज करें वो किस में इफेक्ट डाल दे, आपके लैपटॉप वाले वर्जन पे। सही है, तो उसको बचाने के लिए आप किस में सारा काम कर रहे होते हैं, मीडिया क्वेरी। मतलब आप बेसिकली एक ही CSS में दो CSS का काम कर रहे हैं। नहीं, आपने जो उसके यूनिट्स यूज़ किए हैं वो क्या यूज़ किए हैं, पिक्सल्स किए हैं ना। तो छोटी स्क्रीन पे जाहिर सी बात है, बड़ी स्क्रीन वाला पिक्सल जो है वो बड़ा बड़ा दिखेगा। अब आप 24 पिक्सल्स नॉर्मली अगर आप फॉन्ट साइज देखेंगे तो एक कंप्यूटर स्क्रीन पे सही अच्छा दिखता है, लेकिन वही 24 पिक्सल एक मोबाइल स्क्रीन पे बहुत बड़ा दिखता है। सही है, अब यहाँ पे मीडिया क्वेरी प्ले करता है। मीडिया क्वेरी में आप उसको डिफाइन कर देते हैं कि जब बड़ी स्क्रीन है, यानी कि 560 एंड अबव, तो आप उसमें फॉन्ट साइज क्या रखो, 24 पिक्सल। अगर आपको पता है कि अब आपकी जो स्क्रीन साइज है वो 520 एंड बिलो है, तो उस पर क्या रख लो, 14 या 18। दो स्टैंडर्ड साइजेस हैं मोबाइल के लिए, या तो 14 पिक्सल या 18 पिक्सल। 18 पिक्सल थोड़ा बड़ा दिखता है, हेडिंग्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली कैजुअली 14, 16 भी यूज़ हो जाता है। तो ये अब देखें, ये जो चीज़ें हैं ना, 14, 16, 18, 24, 36, 36 बाय 36, पता है किस चीज़ का साइज है, लोगोस का। तो ये जो आपके स्टैंडर्ड साइजेस है ना, ये 1920 बाय 1080, ये आपको पता है किसका साइज है, जो आपकी हीरो इमेज है, जो पहली इमेज आपको दिखती है लैंडिंग पेज पे पीछे, उसका जो जेनेरिक साइज रखा जाता है वो 1920 बाय 18, 1080 रखा जाता है। तो ये उसका स्टैंडर्ड साइज है। अब ये सारे किसके थ्रू है, एक्सपीरियंस के। आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप इसको चीज़ें बनाएंगे तो आपको समझ आएगी। अब इसी का ही शॉर्टकट मैं क्या बता रहा था,
कि आप किसी एक्सपर्ट का ट्यूटोरियल देखें और जो वो चीज़ कर रहा है वो फॉलो कर ले। सही है। आप एक ट्यूटोरियल देखेंगे, आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, भाई लैंडिंग पेज बना के लाओ। अगले हफ्ते आपको असाइनमेंट मिलेगा, यहाँ पे दूसरा भी कोर्स आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन साइड में आपको असाइनमेंट मिलता रहेगा कि भाई ये बूटस्ट्रैप में आप बना के ले आओ लैंडिंग पेज, आप बूटस्ट्रैप में बना के ले आओ पोर्टफोलियो, आप बूटस्ट्रैप में। मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ आपको बूटस्ट्रैप पे ज़्यादा ट्रेन करूँ, क्योंकि बूटस्ट्रैप ज़्यादा वो है, पावरफुल है, उसका लेआउट नहीं पड़ता। मैं कभी भी कोई मेरा पर्सनल काम होगा ना फ्रीलांसिंग का, अगर आप में से किसी को देता हूँ तो मैं बोलूँगा भाई अपनी CSS खुदा का वास्ता है मत लिखना। देखिए मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं अपनी CSS पे भी रिस्क नहीं लूँगा। मैं क्या चीज़ यूज़ करूँगा? बूटस्ट्रैप, क्योंकि बूटस्ट्रैप पे मुझे पक्का ईमान है कि ये नहीं फटेगा। शर्त है कि आपने उसको सही से इस्तेमाल किया, आपका थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट सही हो, आपने उसको सही से इस्तेमाल किया। वो खैर मुझे समझ आ जाएगा, मैं 2 मिनट में उसको खींच के यूँ करूँगा ना, वो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। अब बूटस्ट्रैप में एक और ख़ास बात क्या है कि बूटस्ट्रैप में आपको मीडिया क्वेरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बूटस्ट्रैप जो है ना, मीडिया क्वेरी की जगह आपको क्लासेस देता है। आप क्लासेस लगाते हो, आप मोबाइल स्क्रीन, बिग स्क्रीन के लिए आप प्रॉपर्टीज़ सेट कर रहे होते हो। हाँ, लेकिन CSS लाजमी है। आप जैसे मार्जिन है ना, तो उसका मार्जिन शुरू होता है 1 से, ख़त्म होता है 5 पे। ये बूटस्ट्रैप में मार्जिन है 1 to 5, क्योंकि बूटस्ट्रैप जो है ना बड़ा स्मूथ चीज़ें लेके चलता है। वो कहता है कि ऐसा ना करो कि 500 पिक्सल का मार्जिन दे दो, सही है, जैसे आप करते हैं 100 पिक्सल का मार्जिन दे दिया, 150 पिक्सल का मार्जिन दे दिया। वो कहता है भाई इतना मार्जिन कौन देता है? ठीक है, वो आपको फिर मार्जिन कितना देता है? 1 से 5 तक। अभी आप लोग जो है ना, आप 50-50, 100-100, 150 पिक्सल का मार्जिन देने के बाद जब बूटस्ट्रैप पे आप जाएंगे ना, आप उसका जो हाईएस्ट मार्जिन है ना 5, आप M5 की क्लास लगाएंगे यानी कि मार्जिन 5, तो आप बोलेंगे यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि आपको मार्जिन की आदत है 150, 100, 50, तो इतना सा वो मार्जिन, आप बोले ये क्या है? इस तरह के 10-15 और दो, तब मजा है। तो इस वजह से हमें पता है कि हमारी थोड़ी आदत है, तो हम कस्टम CSS भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कम से कम होनी चाहिए, कम से कम। बूटस्ट्रैप जो है ज़्यादा, क्योंकि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इंशाल्लाह आज से 3-4 साल बाद, तब आप सेफ हैं, तब आप उस अपनी CSS लगाएं जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका काम सही होगा। क्योंकि स्क्रीन साइजेस दुनिया में इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं। अब होगा कोई चाइनीज़ फ़ोन जिसमें आपका जो कस्टम CSS है वो फट गई। अब कस्टम CSS फट गई और उस यूज़र ने आपके जो क्लाइंट है उसको रिव्यू दे दिया कि भाई ये तो ये ऐसा दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट भेज दिया, तो ये क्या बकवास वेबसाइट बनाई है। ज़रा सोचो, उस बंदे ने इतना पैसा लगा के एक ऐप लॉन्च की, उस ऐप की CSS आपने बनाई, सही है, उस प्ले स्टोर में उसका नीचे सोचेंगे उसका रिव्यू आया हुआ है स्क्रीनशॉट के साथ कि दिस इज़ अ शिट ऐप, आई ओपनड इट इन माई ओन सेल फोन एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, क्रैपी पीपल। अब इस तरह का 1 स्टार उसने दिया हुआ है, वो फिर आपको यहाँ कराची में ढूंढ के निकालेगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि प्ले स्टोर का जो रिव्यू होता है ना, उनकी कंपनी को तबाह कर देता है, सही है। और प्ले स्टोर है भी ऐसा उस्ताद बंदा कि वो 1 स्टार जो रिव्यू होता है ना वो सबसे ऊपर दिखाता है। भले वो 10,000 5 स्टार होंगे, लेकिन वो एक 1 स्टार होगा ना, वो तो वो कंपनीज बहुत डरती हैं। कंपनीज कहती हैं यार नेगेटिव रिव्यू नहीं होना चाहिए। तो इससे बचने के लिए आप सिंपली किस पे जाएं? शुरू शुरू में बूटस्ट्रैप, क्योंकि शुरू में जब आप फ्रीलांसिंग मार्केट में जाएंगे ना, तो आपको पता है आजकल ग्राफिक्स में कैनवा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, सही पता है ना। अब देखें कैनवा इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि कोई भी जब एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनता है, सही है, तो वो जब ग्राफिक्स बनाता है ना इल्यूस्ट्रेटर पे, फोटोशॉप पे, सही है, तो आप भी देख के बोलोगे ये क्या बनाया तुमने, सही है। उसके लिए बड़ा अच्छा होगा क्योंकि उसने मेहनत की है। जिस तरीके से आपके लिए आपकी वेबसाइट बड़ी अच्छी होती है, सर मैंने इतनी मेहनत की है, मार्क्सिंग बांट रहे हैं, इतनी मेहनत की है, उसके लिए वो भी बड़ी मेहनत है। लेकिन जब आप उसको देखेंगे बोलोगे यार ये तो मैं 2 रुपये भी ना दूँ तुम्हें इसके। ठीक है, मैं सीरियसली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं अपने एक काम के लिए मैं ग्राफिक डिज़ाइनर ढूंढ रहा था। ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर देख रहा था, मैंने उसको बोला कि मुझे सोशल मीडिया पोस्ट बना के दो। अब उसने सोशल मीडिया पोस्ट बना के दी, कोई ना अजीब सा किस्म का उसका कोई लफ्ज़, उसने फ़ॉन्ट साइज़ रखा हुआ था, अजीब से किस्म के उसने कलर रखे हुए थे। अब वो मुझे उसने एक CV भेजी, CV में पता नहीं इलिस्ट्रेटर लिखा हुआ है, फोटोशॉप लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, और काम ऐसा। सही है, तो मेरा तो दिल ख़राब हो गया। फिर मैंने एक लड़के और को पकड़ा, उस लड़के ने कैनवा पे मुझे बना के दे दिया। अब वो कैनवा पे ना ऐसी क्वालिटी दिख रही थी,
कि आप उसको कुछ कह नहीं सकते। क्यों? उसने इतना अच्छा कैसे बनाया? क्या वो अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है? नहीं। कैनवा उसको बने बनाए वो टेम्पलेट्स देता है, आपने जस्ट उसको चेंज किया। अब वो टेम्पलेट्स कौन बना रहा है? एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर जिनका 10-10 15-15 साल का एक्सपीरियंस है। अब कैनवा ने क्या कर दिया है, वो गैप जो है ना एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस लोगों का, वो खत्म कर दिया है। यही काम हमारे प्रोग्रामिंग में कौन कर रहा है? बूटस्ट्रैप। अब आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट बनाएंगे ना, तो आपके क्लाइंट को कख कुछ नहीं पता कि आपने क्या किया है। वो सिर्फ क्या देखेगा? वेबसाइट कैसी दिखती है। समझ रहे हैं? वो आपकी वेबसाइट देखता है। और बूटस्ट्रैप आपको पूरे पूरे बने बनाए क्या मिल जाते हैं? आपका एक्सपीरियंस बनेगा ये सब कुछ बना बना के, टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन आप शुरू शुरू में क्या करते हैं, जब उसको बनाते हैं ना, अब आपको कार्ड बना रहे हैं, तो अब वो कार्ड जो होता है ना, उसका कोड होता है, आप वो छापते हैं। सही है? तो जब आप वो कोड छापते हैं ना, तो आपको दिखता है कि अच्छा इसने कैसे बनाया है। एक दिमाग में, दिल में उसको आप सेट करने जाओगे तब भी पढ़ोगे ना, अच्छा ये डिव में ये डिव, इसमें डिव में ये डिव, इसके अंदर इसने इमेज इस्तेमाल की हुई है, इसका इसने मार्जिन 100 किया हुआ है। आप देखेंगे, जब आप उसका कोड देखेंगे 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 ना, तो आपको वो याद रह जाता है कि वो कार्ड किस तरीके से बनाया था, वो स्पिनर कैसे बनाया था उसने। सही है? मेरा ये है कि सबसे इजी तरीका यही है। तब पैसे भी आना थोड़े शुरू होते हैं, तो फिर वो जो आपके दिमाग में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है ना, वो आप बोलते हो कि भाई पैसा आ रहा है। सही है? जब ये पता हो कि आप इतनी वेबसाइटें बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। सही, गूगल क्लासरूम में एक नंबर आप मैं आके लिख दूंगा, सही है, तो आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलेगी जितना आके आपको कोई बोलेगा मैं 10,000 रुपये दूंगा ये वेबसाइट बना के दो। आप बोलोगे आप टेंशन ही ना लो। सही है? आप मुझे आगे बोलोगे सर वो काम मिला हुआ है, असाइनमेंट नहीं बना सकता, मार्क्स काटना है वो काट ले। सही है? क्योंकि वो एक मोटिवेशन अलग होती है। जब वो आपको पैसे आना शुरू होते हैं, बूटस्ट्रैप में आप वेबसाइट्स बनाना शुरू करते हैं ना, तो आपको ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है, क्योंकि बूटस्ट्रैप पे सब कुछ नहीं मिलता आपको। सही है? लेकिन अब आपको छापने की जो आपकी दिमाग है ना, वो इतना हाई फाई हो चुका होता है कि आप उस बंदे को बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, बोलते हैं कार्ड चाहिए। कार्ड किस तरीके का चाहिए? उसने ग्राफिक डिजाइनर से एक फ़ोटो बनवाई हुई है। अब आप क्या करते हो कि आप बूटस्ट्रैप का ना एक कार्ड उठाते हो, उस बूटस्ट्रैप के कार्ड को सीएसएस से खुद मॉडिफाई करते हो, जो उसने आपको इमेज भेजी थी ना बिल्कुल वैसा बना लेते हो, उसको भेज देते हो। सही है? तो ऐसे कर करके ना आपका एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है, और आपको पैसा भी आ रहा होता है। अब दोनों काम साथ हो रहे हैं, तो अब बूटस्ट्रैप आपको पैसे कमा के दे रहे हैं जिस तरीके से लोगों को कैनवा कमा के दे रहे हैं। सही है? अब आप ज़रा यहाँ पे देख लें, अब जैसे कि ये वेबसाइट है। अच्छा, मुझे मज़े की बात याद आ रहा है, ये मैंने वेबसाइट किसी को ना बेची है। हाँ, ये मैंने किसी को छाप के बेची है। अब मज़े की बात है, वो ज़िंदगी में समझ नहीं पाएगा वो यही वेबसाइट थी। क्यों? क्योंकि उसकी बैकग्राउंड इमेज अलग थी, उसकी नेविगेशन बार थोड़ी अलग थी, इसके कलर्स चेंज थे। हाँ हाँ। अब आप उसको देखो, क्लिक करें, ये देखें, ये सारी बूट्स। नहीं नहीं, देखिए वो अगर उसमें मेंशन करता है ना, उसमें मेंशन करता है कि मुझे ये टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर आप बाउंड हो। 90% बाउंड नहीं करते, बोलते हैं वेबसाइट बना दो। सही है? और बूटस्ट्रैप से क्या है, एक तो आपकी स्पीड भी बढ़ती है। एक जो कस्टम सीएसएस बना रहा होगा ना, वो बोलेगा मुझे 2-3 हफ्ते लगेंगे, 3 हफ्ते लगेंगे, 3 हफ्ते के बाद भी हो सकता है उसका ऐसा करने पे उसका वेबसाइट फट जाए। बोलेगा मुझे 1 हफ्ता एक और दे दो, मैं रिस्पॉन्सिव पे थोड़ा काम कर रहा हूँ। अब वो, अब बीच में क्लाइंट आए, वो बोले कि यार ये जो चीज़ है ना, ये मुझे मज़ा नहीं दे रही, इसको हटाओ, इसकी जगह पे ना ये चीज़ लगाओ। तो आप बोलोगे अबे मैंने 3 हफ्ते लगाए, मैंने ये सारी चीज़ बनाई, अब तुम बोलो ये हटा दो। अब बूटस्ट्रैप में आपको पता है क्या करना है, आपको 2-3 क्लासें बदलनी है, वो चीज़ चेंज। तो उसमें स्पीड बहुत है। आप एक एक 2-2 3 दिन में, अब ये वाली वेबसाइट इसको मैंने छापी थी, उसके मैं पैसे नहीं बताऊंगा कि मैंने कितने छापे थे, लेकिन यार ये मैंने बेची थी, आई थिंक मैंने $150 की बेची थी। सही है? $150 की मैंने बेची थी, और $150 2 घंटे लगे थे मेरे, जस्ट 2 घंटे। और वो भी मैंने नहीं किया था।
बहुत पहले था यार, बहुत पहले था, ये बहुत पहले था यार। देखें, मैं, नहीं इसमें ये एक वैलिड रीजन है, जेन्युइन, इसके, इनका एक जेन्युइन सवाल है। हाँ, अरे 180 का था, बताइए सर। अच्छा, अब इस पे आप देखें कि उन्होंने एक बात की, उन्होंने बोला कि भाई ये क्या छाप के बेचना हलाल है। अब इसमें आपके पास कुछ चीज़ें अगेन हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स वो चीज़ें होती हैं कि जो आपको लाइसेंस दे रहा है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसको हम लोग MIT लाइसेंस कहते हैं। सही, अगर आप इसकी गिटहब पे जाएंगे ना, तो गिटहब पे इसका लाइसेंस बना हुआ होता है, MIT लाइसेंस, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको आप बदल के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आपने मेरा ही उठाया और उसको बेचना शुरू कर दिया एज अ टेम्पलेट। आप एज अ टेम्पलेट नहीं बेच सकते। टेम्पलेट बेचने में और आप अपने क्लाइंट को उसको मॉडिफाई करने के बेचने में बहुत फ़र्क है। टेम्पलेट बेचने का मतलब है कि आपने उस बंदे की सारी मेहनत उठाई है जिसने ओपन सोर्स बनाया हुआ है, और आप उस पर पैसा बना रहे हो। मतलब आपने अपना कुछ भी नहीं किया, आपने बस उसको अपनी वेबसाइट पे रखा, बोला कि भाई ये टेम्पलेट खरीद लो मुझसे, तो वो मना करता है वो। कौन से? वो हर किसी की अपनी अपनी रीजनिंग है, लेकिन मैं इस पे आपको रीज़न देता हूँ कि ये जो जो चीज़ ओपन सोर्स है, जो उन लोगों ने फ्री की हुई है, वो हलाल है, क्योंकि वो उन्होंने खुद इजाज़त दी हुई है। क्या उसने वो किए हैं? अब जैसे कि आपका AI का जितना, मेरी जो कंपनी है वो 90% जो AI का काम कर रही है, वो 90% AI का काम जो कर रही है वो ओपन सोर्स AI के मॉडल उठा रही है। सही है। अब ओपन AI एक बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो ओपन AI क्या करती है, वो आपके पास सारे ये मॉडल्स बनाती है और बेचती है, और बहुत बड़ा उस पर खर्चा करती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाती है। बात समझ रहे हैं? लेकिन वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रही है, लेकिन उसने वो जो आपका वो मॉडल बनाया है उसको क्या रखा हुआ है? ओपन सोर्स। अब वो ओपन सोर्स रखा हुआ है तो पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल करती है। लेकिन कोई इसको इस्तेमाल करेगा, सवाल ये है। सही है। मतलब यही कि जो चीज़ ओपन सोर्स है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। हाँ, आप उसका लाइसेंस पढ़ लें कि वो क्या क्या चीज़ों की ममानियत कर रहा है, किस किस चीज़ की इजाज़त दे रहा है। ये गिटहब पे होता है। कोड अभी चेक कर लेंगे तो एक मिनट, ये आपका आ गया गिटहब। गिटहब पे इसका सारा कोड पड़ा हुआ है। सही है। और यहाँ पर आपकी जो नॉर्मली रीडमी होती है ना, के अंदर इसने कहीं ना कहीं यूजेज में लिखा हुआ होता है। नीचे नीचे जाएं, कॉन्टैक्ट फॉर्म अबाउट कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग अंडर MIT लाइसेंस। अब MIT का मतलब है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स, अब MIT पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास गिटहब आपको जो है आई थिंक ये पढ़ाएगा भी। सही है। सही है। परमिशन इज हेयर बाय ग्रांटेड फ्री ऑफ चार्ज टू एनी पर्सन ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स। पहली लाइन में आपको क्या बता रहा है कि आपको परमिशन दी जाती है इसको, इट कोड को कॉपी करने के लिए और इसको इस्तेमाल करने के लिए। सही है। तो जहाँ जहाँ पे MIT लाइसेंस है वहाँ वहाँ पे आप इसको बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी किसी के पास कस्टम लाइसेंस जो होता है, कस्टम लाइसेंस में फिर आपको उसको पढ़ना पड़ता है कि वो किस किस चीज़ की इजाज़त दे रहा है, किस किस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा। सही है। कुछ कुछ जो एडवांस डैशबोर्ड्स हैं वो कुछ कुछ चीज़ों की इजाज़त नहीं देते, कुछ कुछ चीज़ों की देते हैं। इसने तो फुल ऑन खोला हुआ है। MIT का मतलब है कि फुल ओपन सोर्स। सही है, लेकिन चलें, मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए।